नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं? आपके ऑप्शन से ए बांगड़ू, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी तेलुगु। कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी तेलुगु। तेलुगु बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए भक्ति रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी श्रृंगार रस। सही जवाब है ऑप्शन बी वीर रस। प्रस्तुत पंक्ति में वीर रस से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि और समास दोनों है? कौन सा शब्द संधि और समास दोनों है? आपके ऑप्शन से ए विद्याधन, बी पंचानन, सी नीलकंठ, डी महाजन। सही जवाब है ऑप्शन बी पंचानन। पंचानन शब्द में संधि और समास दोनों है। पंचानन का संधि विच्छेद पंच धन आनन होता है, और पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास है जिसका समासिक विग्रह है पंच है, आनंद जिसके यानी शिव। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए क, बी झ, सी ठ, डी प। कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? सही जवाब है ऑप्शन बी झ। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष या अघोष वर्ण होता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण होता है। अगला सवाल, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी बरवै। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद सोरठा होता है। अगला सवाल, जब प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगु। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? आपके ऑप्शन से ए भारत भूषण अग्रवाल, बी तुलसीदास, सी सुमित्रा नंदन पंत, या डी नागार्जुन। सही जवाब है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। इनमें से छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला सवाल है, सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए तारा, बी हेम, सी संत, डी वाहिनी। सही जवाब है ऑप्शन डी वाहिनी। सेना का पर्यायवाची शब्द वाहिनी है। तारा का अर्थ नक्षत्र या सितारा होता है, हेम का सोना या स्वर्ण, और संत का साधु या सज्जन होता है। अगला सवाल है, मोहन बहुत खाना खाता है रेखांकित शब्द में किस प्रकार का पुरुष है? आपके ऑप्शन से ए मध्यम, बी उत्तम, सी प्रथम, डी अन्य। मोहन में किस प्रकार का पुरुष है? सही जवाब है ऑप्शन डी अन्य। मोहन शब्द में अन्य पुरुष है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी सरल वाक्य, डी विधानवाचक वाक्य। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए मिश्र वाक्य। इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य यानी वहाँ एक छोटा सा गांव था और एक आश्रित उपवाक्य यानी जिसके चारों ओर जंगल था है जो जिसके संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, दीर्घाकार में कौन सी संधि है? दीर्घाकार में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी यण, सी विसर्ग, डी वृद्धि। सही जवाब ऑप्शन है दीर्घ। दीर्घाकार में दीर्घ संधि है। दीर्घाकार का संधि विशेष दीर्घधन आकार होता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला सवाल, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? आपके ऑप्शन से ए प्रत्यय, बी पद, सी धातु, डी उपसर्ग। सही जवाब है ऑप्शन बी पद। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग मिलकर नया शब्द बनाते हैं, जबकि पदों का निर्माण शब्दों के मेल से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधार है। देशांतर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष। देशांतर में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाक। बताइए योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी लंबोदर। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी वक्रोक्ति, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। सही जवाब है ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। सूरदास द्वारा रचित इस पद में गोपियाँ अपने संदेशों के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रही हैं कि हमारे संदेशों से मथुरा यानी मधुबन के कुएं भर गए हैं। जहाँ बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला सवाल, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए संक्रमित, बी संक्रमणीय, सी संक्रांति, डी संक्रामक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी संक्रामक। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मलयज, बी मंडन, सी सोम, डी मरीचि। सही जवाब ऑप्शन ए मलयज। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से मलयज है। मंडन का अर्थ सजावट, सोम का अर्थ है चंद्रमा या अमृत और मरीचि का अर्थ है किरण। अगला सवाल, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए कवियान, बी कवियानी, सी कवियत्री या डी कवियत्री। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होगा। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए पृथ्वीराज विजय, बी पृथ्वीराज रासो, सी रामचरितमानस
या डी बीसल देव रासो। सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके रचयिता आदिकालीन कवि चंद बरदाई हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए तद्भव, बी तत्सम, सी विदेशज, डी देशज। ईमानदार शब्द क्या है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी विदेशज। ईमानदार शब्द अरबी और फारसी भाषाओं के योग से बना है। अगला सवाल है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए लड़ाई झगड़ा होना, बी लूट मचना, सी छीना झपटी करना, या डी किसी वस्तु की बहुतायत। बताइए जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।